प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। हम अध्याय 8 राशियों की तुलना के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें वृद्धि, ह्रास अथवा कमी, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, लाभ, हानि, बट्टा अर्थात छूट, इन पर आधारित सवाल हल करने हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। पहला प्रश्न है 8.2 का। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मूल वेतन का अर्थ है अर्थात प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, जो हमको ज्ञात करना है इसे हम मान लेंगे। माना व्यक्ति का मूल वेतन बराबर x रुपए। अब इसको करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। हम इसको एक एक नियम से भी कर सकते हैं और प्रतिशत के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं एक एक नियम से। मूल वेतन हमको दिया हुआ नहीं है तो उसको हमने मान लिया। माना मूल वेतन बराबर कितना है, 100 रुपए। अब वृद्धि हमको दी हुई है 10%। तो अर्थात 100 रुपए पर कितनी वृद्धि हो रही है, 10% अर्थात 10 रुपए की। तो वृद्धि के पश्चात जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, देखिए। इसलिए वृद्धि के पश्चात वेतन बराबर 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपए। ये जो वेतन है हमारा वृद्धि के पश्चात, ये मूल वेतन जब हमने 100 रुपए माना है तब का है, और ये हमको नया वेतन दिया गया है 1,54,000 रुपए। अब हम इसको एक एक नियम से करेंगे। हमको ज्ञात करना है मूल वेतन। तो हम लिखेंगे यहां पर, जब नया वेतन 110 रुपए है तो मूल वेतन बराबर 100 रुपए। हमने माना था कितने, 100 रुपए माना था। ये है 110 पर 100। यदि ये नया वेतन कितना हो जाए, अब 1 रुपया हो जाता है। देखिए, जब नया वेतन 1 रुपए है तो मूल वेतन कितना हो जाएगा, 100 बटे 110 रुपए। और हमको यहाँ पर नया वेतन दिया गया, क्योंकि ये हमको दिया गया था इसलिए इसको हमको पहले लिखना है, और जो ज्ञात करना है उसको हमको लिखना होता है बाद में। इसलिए जब नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो मूल वेतन हो जाएगा 100 बटा 110 गुणा 1,54,000। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है कि अगर वृद्धि होगी तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। और अगर कमी हो रही होती है वेतन में तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस करते। और उसके बाद आपको बता दिया, जो हमको ज्ञात करना है उसको जो हम लिखेंगे इबारत, उसमें बाद में लिखना है। जो हमको दिया हुआ है या हमने मान लिया है उसको हमको लिखना है पहले। नया वेतन 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना है, 100 रुपए। जब नया वेतन 1 रुपए हो गया तो मूल वेतन 100 बटे 110। जब 1,54,000 रुपए नया वेतन है तो 100 बटा 110 गुणा 1,54,000। अब देखिए, ये शून्य से ये शून्य कट गई। आप ये वाली शून्य भी काट सकते हैं, ये वाली शून्य भी काट सकते हैं, कोई सी शून्य आप काट सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा सबको आता ही है, 11 एकम 11। यहाँ पर भी देखिए 11 एकम 11।
15 में से 11 गए, कितने बच गए? 4, 4 के आगे उतारा 8, 4 हो गए 44, तो 11 चौके 44, फिर 2 0 ऐसे के ऐसे, तो 100 गुना प्राप्त हो गया 1400। जब 100 को हम गुणा करेंगे किससे? 1400 से। ध्यान दीजिए, तो 14 एकम 14 और 2 0 यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर है, पहले ही आप शून्य लगा लीजिए। तो इस तरह से देखिए कितना प्राप्त हो गया हमें मूल वेतन? 1,40,000 रुपए। तो लिख देंगे हम, अतः मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपए। तो इस तरह से हम कोई भी जो अज्ञात राशि है, अगर हमको उसमें वृद्धि या कमी दी हो और उस राशि का मान दिया गया हो, तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? तो हमको इसमें ज्ञात करनी है प्रतिशत कमी। तो आपको ध्यान है रविवार को व्यक्तियों की संख्या कितनी है चिड़ियाघर गए हैं? 845। तो यहां पर देखिए, रविवार को चिड़ियाघर गए बराबर कितने व्यक्ति दिए हुए हमको? 845 व्यक्ति। फिर सोमवार को गए 169 व्यक्ति। अब इसमें आपको दिख रहा होगा रविवार की तुलना में सोमवार को बहुत कमी हुई है, तो हमको ज्ञात करना है कि संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई, अर्थात जो कमी है इसका हमको निकालना है प्रतिशत। तो पिछली प्रश्नावली में भी हम जान चुके हैं कि प्रतिशत हमको जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, कमी का प्रतिशत बराबर सोमवार को कितने व्यक्ति हैं? 169। रविवार को कितने गए थे? 845। और इसको बदलना है हमको प्रतिशत में, इसलिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। कमी बटा पूर्व में जो व्यक्ति गए हैं पहले वाले दिन। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर 169, यहाँ पर देखिए अब 169 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पर। 13 का पहाड़ा सबको आता है, 13 छिक्की 78, बच गए 6, 13 पंजे 65। फिर देखते हैं यहाँ पर 13 एकम 13 और 13 तिया 39। तो इसको दोनों संख्याओं को हमने किससे काटा है? 13 से काटा है, ध्यान रखना है आपको। फिर 13 और 65 दोनों 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो बच गया, देखिए यहाँ पे क्या बच गया? 100 के बटे में आ गया 5। तो इस तरह से हम लिख देंगे 100 बटे 5, तो प्राप्त हो जाएगा कितना? 20%। तो देखिए ये आ गया है जो 20%, ये है 169,845 का प्रतिशत, अर्थात 169,845 का कितने प्रतिशत आ गया? 20%। अब हम निकाल लेंगे सोमवार को प्रतिशत कमी। सौ में से क्या करना है हमको? इस 20 को घटा देना है, तो आ जाएगा 80%। तो इस तरह से
जो सोमवार को कमी हुई है, रविवार को कितने थे 845, सोमवार को रह गए 169, इसमें से इसको घटाया हमने। उस तरीके से भी कर सकते हैं आप और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं, आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले निकाल लीजिए कि 169 845 का कितना प्रतिशत है, 20%। फिर उसको 100 में से क्या करिए, घटा दीजिए, तो प्राप्त हो जाएगा 80%। या आप इसको पहले ही घटा के उसमें से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ते हुए आपको हल करना है। अब प्रश्न नंबर जो 3 है वो है हमारा लाभ हानि से संबंधित। देखिए, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, वो भी कितनी वस्तुओं का, एक वस्तु का। जबकि हमको दिया हुआ है 80 वस्तुएं खरीदने का मूल्य। जो मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये हमको दिया हुआ है कितना, 2400 रुपए। तो इससे पहले हम निकाल लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो जब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है उसमें 80 का भाग देना पड़ेगा। तो 2400 भाग 80, तो 0 से 0 कट जाएगी और 240 में 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24 और 0 ऐसे के ऐसे, तो प्राप्त हो जाएगी हमें 30। तो ये हो गया एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य क्यों निकालना पड़ा हमको, क्योंकि हमको एक वस्तु का ही विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसलिए आप प्रारंभ में ही क्या कीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब इस पर हमको लाभ कितना हुआ है, 16%। जो दुकानदार है वो 16% लाभ पर इसको बेच रहा है, अर्थात लाभ बराबर हो गया 16%। तो देखिए अब 16% उसको इसमें लाभ हुआ है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए। तो इसको भी हम एक एक नियम से करेंगे। देखिए कैसे, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, तो क्योंकि क्रय मूल्य हमको सबसे पहले मानना है इसलिए हम उसको मान लेते हैं 100 रुपए। अब लाभ हुआ है कितना, 16%, और 100 रुपए पर जो भी 16% है वो बराबर होगा 16 रुपए के। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस लाभ अर्थात 116 रुपए। तो ध्यान से देखिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 116 रुपए। और हमको विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, तो इसलिए विक्रय मूल्य को बाद में लिखना है और क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है वो हमको लिखना है पहले। इसलिए जब वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 116/100। अब पहले हमने 100 रुपए माना था, फिर 1 रुपए पे निकाल लिया, और अब हमको कितना मालूम है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वास्तव में, 30 रुपए।
तो लिख देंगे इसलिए जब वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए है तो विक्रय मूल्य बराबर 116 बटे 100 और गुणा में आ जाएगा 30। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। तो देखिए, और 116 को हम 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 348 बटे में कितना है यहाँ पर 10। तो जब बटे में 10 होता है अर्थात एक शून्य होती है तो दशमलव दाईं तरफ से एक अंक छोड़ते हुए हम लगा देते हैं। तो दशमलव आ जाएगा 34.8 रुपए, या इसको 34.80 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो ये भी हमने प्रश्न कौन से नियम की सहायता से किया है? एक एक नियम की सहायता से। एक बार वापस देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ था हमको 80 वस्तुओं का। 80 का भाग देकर हमने कितनी वस्तु का निकाल लिया? केवल एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया। फिर हमको दिया हुआ है लाभ, और लाभ जब भी होगा तो हमको क्रय मूल्य में क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हमने 100 रुपए माना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 16 अर्थात 116 रुपए। फिर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 116 बटे 100 रुपए। फिर हमको माना है कितना, हमने कितना दे रखा है क्रय मूल्य यहाँ पर एक वस्तु का? 30 रुपए। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 116 बटे 100 गुणा 30। एक शून्य से एक शून्य कट गई। 116 को 3 से गुणा करेंगे 348 बटे में 10, दशमलव लगाएंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 34.80 रुपए अर्थात 34 रुपए 80 पैसे। इसी तरह से आप क्रय मूल्य अगर आपको नहीं दिया गया है तो क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तब ये जो विक्रय मूल्य हमने यहाँ लिखा है तब वो यहाँ पर आएगा और क्रय मूल्य आएगा बाद में। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमको दिया गया है एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। 400 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी हमको क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। लेकिन इसमें हमको क्रय मूल्य तो दिया ही गया है, लेकिन साथ में उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया वो भी धन दिया गया है, अर्थात वो भी क्या हुआ? उसके मूल्य में जुड़ेगा। तो जब हमको जो मूल्य दिया गया होता है खरीद का, उस पर हम अगर कुछ और भी खर्च करते हैं तो उससे हमको ज्ञात होता है वास्तविक क्रय मूल्य। तो पहले देखिए हम क्या निकालेंगे? वस्तु का मूल्य बराबर 15,500 रुपये। अब इसकी मरम्मत पर खर्च हो गए, बराबर 450 रुपये। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें आपको वस्तु आप खरीद के लाए हो, लेकिन आपको ध्यान है कोई आप टीवी खरीद के लाते हैं, फ्रिज खरीद के लाते हैं, या कूलर खरीद के लाते हैं, या एसी खरीद के लाते हैं, तो आप दुकान से जो हमारे घर तक आती है वस्तु, उस पर हमको अलग से कुछ किराया देना पड़ता है। वो किराया भी हमारे क्या होता है? एक तरह से उस मूल्य में ही शामिल होता है या हमको करना पड़ता है। तो वो कहलाता है हमारा वास्तविक क्रय मूल्य, क्योंकि वो मूल्य भी हमारे पास से ही जाता है। तो इसलिए वस्तु के मूल्य के अलावा अगर उस पर कोई और भी खर्चा किया जाए, उन दोनों को मिलाकर ही हमको निकालना है वास्तविक क्रय मूल्य। तो लिख देंगे हम, इसलिए वास्तविक क्रय मूल्य
ये जो मूल्य है हमारे दोनों मूल्य जुड़ जाएंगे और आ जाएगा वास्तविक क्रय मूल्य 0। ध्यान से देखिए 5, 9, 5 और 1, तो 15,950 रुपये। ये आ गया हमारा वास्तविक क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है उसका विक्रय मूल्य। तो पिछले प्रश्न में हमने विक्रय मूल्य जो निकाला था वो निकाला था एकिक नियम से। इस प्रश्न में हम विक्रय मूल्य निकालेंगे सूत्र से डायरेक्ट। एक आपको सूत्र बता रहे हैं, उस सूत्र की सहायता से भी आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है वो सूत्र। विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य की जगह क्या दिया हुआ है, वास्तविक क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे वास्तविक क्रय मूल्य। अगर एक ही खरीद मूल्य दिया गया हो तो हमको यहाँ पर वास्तविक नहीं लिखना है, तब हम क्या लिखेंगे, केवल क्रय मूल्य। तो ध्यान रखना है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ। लाभ है इसलिए क्या किया है, प्लस किया है। अगर लाभ की जगह होती हानि तो हम यहाँ पे कर देते 100 माइनस हानि। तो 100 प्लस लाभ बटे 100 गुणा वास्तविक क्रय मूल्य। तो देखिए 100 प्लस लाभ, लाभ हमको दिया हुआ है 15%, बटे में आ जाएगा 100 गुणा वास्तविक क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 15,950। तो 15,950, 100 और 15 को जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। फिर बटे में 100 गुणा 15,950। अब ये देखिए एक शून्य से क्या होगा, एक शून्य कट जाएगी। अब यहाँ पर है 1595, यहाँ पर है 115। आप इन दोनों को गुणा कीजिए और जो बटे में 10 है अर्थात एक अंक से पहले क्या लगानी पड़ेगी, हमको शून्य लगानी पड़ेगी। तो सब जने फटाफट जल्दी से 1595 को 115 से गुणा कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है उसका गुणनफल कितना प्राप्त होता है, और बटे में क्या लगानी है, हमको 10 लगानी है। तो करिए जल्दी फटाफट। हाँ तो सबने गुणा कर लिया, कितना आया गुणनफल, 1,83,425 और बटे वाला 10 ऐसे के ऐसे। अब क्या करना है, बटे में 10 है इसलिए एक अंक से पहले क्या लगा देंगे, दाईं तरफ से दशमलव। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18,342.5 रुपए। ये क्या आ गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य जिस पर कितना प्रतिशत लाभ है, 15%। तो लिख देंगे यहां पर, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, आप चाहें तो इस पूरे प्रश्न को जो हमने किया था तीसरा प्रश्न एक एक नियम की सहायता से भी कर सकते हैं और ये आप सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। सूत्र आपको याद है तो आपको थोड़ा सा लिखने से बच जाओगे, और जिसको भी थोड़ा कम समझ में आया है वो इसको एक एक नियम की सहायता से कीजिए, और जब उससे अभ्यास हो जाए तब आप ये सूत्र याद कर लीजिए और उसको हल कीजिए। तो इस तरह से आज हमने वृद्धि और ह्रास और क्रय मूल्य दिया होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करा, लाभ प्रतिशत दिया होने पर भी हमने क्या ज्ञात किया, विक्रय मूल्य ज्ञात किया। तो अभी ये प्रश्नावली पूरी समाप्त नहीं हुई है, आप जो सवाल आज की वीडियो में कराए हैं इनको बहुत ध्यान से कीजिए और ऐसे ही उदाहरण है उनको हल कीजिए। अगले वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को और अधिक जो इनसे थोड़े से कठिन स्तर के हैं उनको हल करेंगे। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कीजिए, जिससे कि आपको और आपके
भाई बहनों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। धन्यवाद।